आप देख रहे हैं 20 सालों का वनवास भाग 2। उन्हीं दिनों सुनील दत्त की नई फिल्म मिलन टाकीज में प्रदर्शित हुई। उसके गंगा किनारे की कहानी अवनीश जी के दिल के बहुत करीब थी। उन्होंने वह फिल्म कई बार देखी। हर दफा उन्हें यही महसूस हुआ कि इस फिल्म की कहानी की तरह अनुजा भी सिर्फ उनकी है, युग युगांतर से सिर्फ उनकी ही है और उनके लिए ही इस जन्म में दोबारा पृथ्वी पर आई है। जब भी रेडियो पर यह गाना आता था, वह सब कुछ छोड़कर इस गाने को ध्यान से सुनने लगते थे और उसके साथ गाने भी लगते थे। हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, गाते रहेंगे। हम तुम जग में जीवन साथी बन के आते रहे हैं, आते रहेंगे। संयोग से आज भी अयानासी रेडियो पर यही गाना फिर से बज उठा और गुड़िया को हृदय से लगाए अविनाश एक बार फिर बुदबुदाने लगे, अनुजा तुम सिर्फ मेरी हो सिर्फ मेरी। दर्द की एक तेज टीस उनकी आंतों में उठी और तभी नौकरानी उनकी दवा गोली लेकर आ गई। अंदर के कमरे से तब तक अविनाश की बूढ़ी अम्मा बाहर आ गई थी। अविनाश जी के हाथों में गुड़िया और सूखे फूल तथा चिट्ठी को देखकर उन्होंने कहा, अविनाश यह खिलौना तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? यह तो मेरा देखा हुआ खिलौना है। बीमार अविनाश कुछ बोल ना सके, बस उन्होंने खिलौने को अपने हृदय से लगा लिया। उनकी माँ की अनुभवी आंखों ने 20 साल पुरानी एक एक घटना को उसी वक्त पढ़ लिया जब उन्होंने संदूकची की तरफ देखा। एल्यूमिनियम की संदूक को देखते ही उन्हें अनुजा की वह घटना याद आ गई, जब बुखार में तपते हुए विनाश का हाथ में हाथ थामकर वह दिन भर सारी लाज और मर्यादा छोड़कर उसके बिस्तर के पास ही बैठी रही थी। उन्हें तभी याद आया कि अविनाश के साथ खेलते हुए और स्कूल जाते हुए अनुजा के हाथ में अक्सर यह गुड़िया होती थी। कभी कभी तो उन्होंने भी अनुजा को छेड़ते हुए कहा था, अब तो तुम बड़ी हो गई हो, फिर गुड़िया को अपनी छाती से लगा क्यों घूमती हो? उन्हें याद आया अनुजा ने कहा था, ये मेरी सबसे प्यारी सहेली है और अविनाश की भी, इसीलिए उसे लेकर स्कूल तक भी जाती हूँ। उस समय अविनाश की माँ इस बात का मर्म नहीं जान पाई थी, पर आज उन्हें सब बात एकदम स्पष्ट समझ में आ रही थी और उन्हें यह भी समझ में आ रहा था कि अनुजा के जाने के बाद उनका बेटा गांव छोड़कर एकदम बैरागी की तरह कोलकाता क्यों चला गया था, फिर उसने गांव में आना ही क्यों बंद कर दिया था। आज उन्हें स्पष्ट समझ में आ रहा था कि यह प्रेम के दीवान की ही थी कि अविनाश का दुनियादारी से पूरी तरीके से मोहभंग हो चुका था। जब भी उसके विवाह की बात की जाती, उसे कभी भी किसी भी लड़की को देखने तक का मन नहीं करता था। आज उन्हें समझ में आ रहा था कि वह दुबली पत्ती गोरे रंग वाली सुंदर सी अनुजा उनके बेटे के हृदय सिंहासन की उसी समय अधिष्ठात्री बन चुकी थी। आज जब उनका बेटा मृत्यु सैया पर लेटा हुआ था, तब उन्हें अपने बेटे की अपेक्षा समझ में आई थी और उन्हें आज यह महसूस हो रहा था कि किसी तरीके से भी हो उनके बच्चे की अंतिम इच्छा अवश्य पूरी कर दी जाए। पर अब क्या हो सकता था? उन्हें पता चला था कि अनुजा का तो उसके नाना जी ने विवाह कर दिया। अब अनुजा को वो कहाँ से ला सकती थी? अपनी और अपने बेटे की मजबूरी पर आज मजबूर माँ का दिल फूट फूट कर रो रहा था और वस्तु स्थिति में भी उनकी आंखों से अपने बेटे के अधूरे प्यार की कहानी पर झरझर के आंसू बह रहे थे। उन्होंने असाध्य बीमारी के असहनीय दर्द से कराहते हुए अपने बेटे को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उनकी स्थिति आज इस असहाय माँ की तरह हो रही थी, जिसका बेटा किसी महंगे खिलौने की चाह रखकर रो रहा हो और मजबूर माँ उसके लिए वह खिलौना भी लाकर ना दे सके। उनके हाथ आज पहली बार अपने बेटे की मांग पूरी करने के लिए दीवार पर लगी हुई माँ भगवती की प्रतिमा की ओर जुट गए और मन ही मन में अपने बेटे की कामना पूरी करने की स्तुति करती रही। अविनाश को दर्द के बीच दवा के प्रभाव से थोड़ी देर को मूर्छा सी आ गई और बंद आंखों में उनकी अनुजा की वही छवि उभर आई जो उन्हें नाव में सीने से चिपकाकर रो पड़ी थी। अचेतन में थोड़ी देर बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे वह गांव में है और उनका शरीर बुखार से तप रहा है और उनकी अनुजा उनके पास उनका हाथ थामे बैठी हुई उनके ठीक होने की माँ भगवती से कामना कर रही है। उनकी नींद टूट गई। सपने में ही सही अपनी अनुजा को अपने साथ देखकर उनका हृदय थोड़ी देर को प्रसन्नता से भर गया। आज पहली बार, हाँ इतने समय के बाद पहली बार उन्हें अपनी बीमारी से लड़ने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। आज उन्हें प्यार की शक्ति का पहली बार एहसास हुआ और उन्हें लगा कि अब उन्हें हर हाल में जीना ही होगा अपने लिए और एक बार कम से कम अपनी अनुजा को देख लेने के लिए। उनका जीना बहुत ज़रूरी है। आज उनका अंतर्मन कैंसर से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका था।
दवा से परहेज करने वाले और दवा को छुपाकर फेंक देने वाले अविनाश जी ने आंख खोलकर अपनी माँ को आवाज लगाकर अपनी शाम की दवाई मांगी और खा ली तथा उन्होंने कहा, माँ, हमको आज शाम को ही अस्पताल चलकर डॉक्टर को भी दिखा लेना चाहिए। क्या पता शायद मैं ठीक ही हो जाऊं। डॉक्टर सरोज कह रही थी कि मेरा ठीक होना मेरी इच्छा शक्ति पर बहुत निर्भर करता है। माँ, अब मैं जीना चाहता हूँ और ठीक भी होना चाहता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि अब बहुत देर हो चुकी है, पर माँ, मुझे अब तो ठीक होना ही है। चलो माँ, मुझे कार से सीधा लेकर डॉक्टर के घर ही चलो। बेटे के मन में जीने की और ठीक होने की ऐसी उत्कंठा पहली बार देखकर माता का हृदय खुशी से झूम उठा। पर यथार्थ को याद कर एक बार फिर उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने तुरंत ही नौकरानी को भिजवाकर नीचे खड़ी अपनी कार ठीक करवाई और ड्राइवर को बुलाकर अविनाश जी को लिफ्ट की मदद से नीचे ले आए और डॉक्टर के घर ले गए। डॉक्टर सरोज को भी अविनाश जी में आए परिवर्तन से एक बार को हल्की सी आशा जागी कि शायद उनका मौत के मुंह से एकदम करीब जाता यह मरीज ठीक हो जाए। पर अगले पल ही अपने मरीज की वास्तविक स्थिति उनकी इस आशा को थोड़ा कमजोर कर गई। पर फिर भी उन्होंने अविनाश जी को कहा, देखो अविनाश जी, यदि आपके मन में ठीक होने की तीव्र उत्कंठा है तो विश्वास कीजिए, आपकी आंतरिक इच्छा शक्ति आपको एकदम ठीक कर देगी। आपका कैंसर लेवल 2nd स्टेज का कैंसर है, उसे ऑपरेशन करके निकाल भी दिया गया है। इस स्टेज में 50% व्यक्ति ठीक हो जाते हैं और आधे व्यक्ति जो अपना मनोबल खो देती हैं वह दुनिया से चले जाते हैं। यह तो अब आप पर है कि आप इस दुनिया में अपने अधूरे सपने पूरा करने के लिए जीना चाहती हैं या नहीं। यदि जीना है तो अपनी इच्छा शक्ति को मरने मत देना और देखना आप एकदम ठीक हो जाओगे। अनुजा को एक बार खोज लेने की अविनाश की उत्कट अभिलाषा और उस चिट्ठी तथा गुलाब के उस फूल ने आज अविनाश जी को जीने की एक नई प्रेरणा दी थी और अब उन्हें हर हालत में ठीक भी होना था। डॉक्टर के यहाँ से लौटकर आने के बाद अब वह समय से मांग कर माँ से उनके हाथ से खाना भी खा लेते थे और जूस वगैरह भी अपने आप मांग कर ही पी लेते थे तथा अपने फ्लैट में ही बिस्तर से उठकर यहाँ से वहां तक अपनी माँ का हाथ थामे हुए घूमते रहते थे। 7 दिन बाद जब वह दोबारा डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर उनमें हो रहे परिवर्तनों को लेकर काफी संतुष्ट थी और वह जानती थी कि 7 दिन या 1-2 महीने में कैंसर से पूरी तरह रिकवरी लगभग असंभव ही है। पर फिर भी अविनाश जी में आए हुए पॉजिटिव परिवर्तनों को लेकर एक डॉक्टर की हैसियत से बहुत संतुष्ट और खुश थी। उन्होंने नेचुरल थेरेपी करने वाले डॉक्टर को बुलाकर अविनाश जी के लिए प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति भी शुरू करवाने की सलाह दी थी और उस डॉक्टर की सलाह पर अविनाश जी ने घूमना फिरना, छोटे मोटे योगासन तथा गेहूं के हरे पौधे का जूस लेना नियमित रूप से शुरू कर दिया। अविनाश जी को अब जब भी समय मिलता तो वह अपने रिकॉर्डर में लगाकर मिलन का कोई न कोई गीत सुनते रहते थे। आज मिलन का वह दूसरा गीत सुन रहे थे। यह गीत क्योंकि गंगा नदी पर फिल्माया गया था, इस कारण, उस पालदार नाव के कारण, उस जतिन मांझी के कारण उन्हें अपने दिल के बहुत करीब महसूस होता था। गाने में उन्हें यह सुनील दत्त और नूतन की जगह स्वयं अनुजा ही नजर आते और वह अपने सपनों की दुनिया में फिर से खो जाते थे। अब अविनाश जी की इच्छा शक्ति दर्द और बीमारी पर भारी पड़ने लगी। अब उनकी स्थिति तेज भंवर में फंसे हुए उस इंसान की तरह हो गई थी जो अपने आप को बचाने के लिए पूरी शक्ति से भंवर से संघर्ष कर रहा हो। उनके मन में एक बार अपनी प्रेयसी अनुजा को देखने की हसरत बहुत बलवती हो उठी थी और उसके लिए उनका ठीक होना बेहद जरूरी था। शायद यही कारण था कि उनमें और उनकी तबीयत में, तन और मन में सुधार के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। उन्होंने वह पत्र और गुलाब का फूल तथा गुड़िया उसी बक्से में रखकर माता रानी के चरणों में टेबल पर सजाकर रख दिए थे। एक दिन जब अविनाश जी ड्राइवर के साथ उसका हाथ पकड़कर नीचे पार्क में घूमने गए थे तो उनकी माँ ने धीमे से उस संदूकची को खोलकर अनुजा का वह पत्र पढ़ लिया और उस लड़की का पवित्र प्यार देखकर उनकी आंखें भर आई, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही उसी उम्र में उनके गांव के एक लड़के से इसी तरीके से प्यार किया था, पर वह लड़का उनके जीवन में कभी भी आ नहीं पाया था। आज उनके हृदय से यही इच्छा हो रही थी कि शायद एक बार अनुजा से मिलने के बाद यदि अनुजा अविनाश की जिंदगी में आ जाती है तो शायद उनका बेटा ठीक हो जाए। हालांकि ऐसा अब हो भी सकता है। इस असंभव बात को सोचकर कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, वह उन्होंने संभाल कर पत्र उसी बॉक्स में रखकर माँ भगवती के चरणों में यथावत रख दिया। उन्होंने सच्चे दिल से माँ भगवती से अपने बेटे की तबीयत ठीक होने की और उसके जीवन में फिर से खुशियाँ वापस आने की प्रार्थना की।
तथा माँ के चरणों के पास आरती करके दीपक जलाकर रख दिया। अनुजा जब से जतिन मांझी से मिली थी, उसके मन में सारे बंधन तोड़कर अविनाश जी से मिलने की उत्कट इच्छा हो रही थी। एक बार तो उसके मन में आया कि अब अविनाश जी से मिलने से क्या ही फायदा है। उसकी शादी भी हो चुकी है, फिर वह विधवा भी हो गई है, और क्या पता शायद अविनाश बाबू की भी शादी हो चुकी हो। हालांकि जतिन ने उनके विवाह के बारे में कुछ नहीं बताया था। डॉक्टर होने के नाते वह अच्छे तरीके से जानती थी कि कैंसर का अर्थ क्या होता है, और वह भी जब सेकंड स्टेज का कैंसर हो तो उसका मतलब क्या होता है। यही सोच कर कि शायद इसके बाद वह अविनाश जी से फिर क्या पता कभी मिल भी पाएगी या नहीं, उसने तुरंत अपनी छुट्टी की दरखास्त डाली और एक अटैची में थोड़े से कपड़े और ज़रूरी सामान रखकर वह एयरपोर्ट की ओर चल दी। उसने टैक्सी में बैठने से पहले ही एजेंट से अपने दिल्ली से कोलकाता जाने वाली फ़्लाइट का टिकट बुक कर लिया और एयरपोर्ट पर चेक इन कर सीधा फ्लाइट में जा बैठी। लगभग 2 घंटे में ही वह कोलकाता में थी। कोलकाता में उतरकर उसने गोपालगंज के लिए टैक्सी की और टैक्सी में बैठकर वह सीधा राधा कृष्ण मंदिर पर जा पहुंची। यहाँ का पता जतिन मांझी ने उसे दिया था। वहां पर अविनाश का घर खोजने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, पर अविनाश के घर में ताला लगा हुआ था। अविनाश आजकल समुद्र तट के किनारे साल्ट लेक के पास रह रहे थे। घर के नौकर ने उन्हें अविनाश जी का पता दे दिया और टैक्सी लेकर उन्हें सीधा साल्ट लेक आमोद अपार्टमेंट के 12वें माले पर जा पहुंची। अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचने के बाद वह दरवाजे पर थोड़ी देर के लिए खड़ी रह गई। दरवाजे पर खड़े होने के बाद उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। आज वह डॉक्टर अनुजा नहीं रह गई थी। आज वह वही कक्षा 10 में पढ़ने वाली चंचल दो चोटी वाली लड़की बन गई थी जो अविनाश के साथ पढ़ा करती थी। आज उसका मन इतना प्रफुल्लित था कि वह एक पल को भूल ही गई थी कि उसका विनाश कैंसर का मरीज है। उसने कांपते हाथों से डोर बेल के स्विच पर उंगली रखी और घंटी की आवाज के बाद नौकरानी ने दरवाजा खोल दिया। उसने नौकरानी से पूछा, अविनाश जी कहाँ हैं? नौकरानी ने उंगली से इशारे से बिस्तर पर चादर ओढ़कर लेटे शख्स की ओर इशारा कर दिया। अनुजा अटैची एक तरफ रखकर सीधे पलंग के पास गई और होले से उसने अविनाश के चेहरे से चादर हटा दी। अविनाश उसे पलंग पर सोता हुआ एक भोला सा वही किशोर नजर आया जो उसके साथ खेला करता था। हालांकि अविनाश की सेहत बहुत खराब हो चुकी थी, पर उसका रंग रूप अब भी यथावत था। उसने बिना एक शब्द बोले अपनी उंगलियां अविनाश के चेहरे पर और उसके माथे पर फिराई। नींद में ही अविनाश ने उसका नाम पुकारा, अनुजा। 20 साल बाद अपने नाम को अविनाश के मुंह से सुनकर अनुजा अपने आप पर नियंत्रण रख ना सकी और वह सीधे अविनाश के सीने से जा लगी और फूट फूट कर रो पड़ी। अनुजा के शरीर का स्पर्श पाकर अविनाश जी की नींद खुल गई और उन्होंने आंखें खोलकर देखा। उनके सीने से लगी हुई अनुजा को पहचानने में उन्हें एक क्षण भी नहीं लगा, पर उन्हें अब भी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वह सच में अनुजा ही है या फिर हमेशा की भांति केवल एक सपना देख रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपना हाथ उठाकर दूसरे हाथ में जोर से चिकोटी काटी। उन्हें बहुत तेज दर्द हुआ और तब भी उन्हें अपने सामने अनुजा दिखती रही। इस बार उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैलाकर अनुजा को अपनी बाहों में भर लिया और बोले, तुम कहाँ चली गई थी अनुजा, मुझे अकेला छोड़कर? इतने दिन, इतने साल मैं हर पल तुम्हारा इंतजार करता रहा, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। तुम कितनी निर्मोही हो गई थी कि मुझे बिना बताए अकेला छोड़कर एकदम गुम हो गई। अनुजा कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। उसकी रो रो कर हिचकियां बन गई थी। उसके हाथ लगातार अविनाश को छू छू कर महसूस कर रहे थे और अविनाश उसे अपनी कमजोर बाहों में कसकर जकड़े हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने हाथ खोले तो यह मायावी अनुजा उनके बंधन से मुक्त होकर हवा में उड़ जाएगी। अनुजा ने उन्हें कक्षा 10 की परीक्षाओं के दिनों की सारी बातें बताई और यह सभी भी बताया कि क्यों उसकी मम्मी ने अविनाश के परिवार वालों से डरकर उसे रातों रात उसके नाना के पास आगरा भेज दिया था। अविनाश को अब सारी बात समझ में आ गई थी। उन्हें यह भी समझ में आ गया था कि क्यों उसके बाद अनुजा गांव में कभी भी दिखाई नहीं दी। अविनाश ने अब ध्यान से अनुजा के चेहरे की तरफ देखा। अनुजा अब पहले जैसे नहीं रह गई थी। लगभग 37-38 साल की अधेड़ उम्र उसके चेहरे पर अपना प्रभाव छोड़ गई थी। हालांकि वह अब भी बहुत सुंदर लग रही थी, पर उसका बचपन अब काफी पीछे छूट गया था। अविनाश अपने मन में बसी हुई अनुजा की छवि के सामने खड़ी हुई अनुजा की तुलना कर रहे थे। क्योंकि अनुजा एक डॉक्टर थी, इस कारण उसने अपने आप को एकदम फिट रखा था। उसके शरीर पर लेश मात्र भी फालतू चर्बी कहीं भी नहीं थी। अब वह पहले से भी गोरी और स्मार्ट हो गई थी।
पढ़ाई लिखाई और नौकरी का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर साफ नजर आता था। अविनाश ने अनुजा को अभी भी अपनी बाहों में जकड़ रखा था। अविनाश ने कांपते हुए स्वर में अनुजा से कहा, अनुजा, मैंने तुमसे जो वादा किया था कि मैं तुम्हारा एल्यूमिनियम का वह बॉक्स कभी नहीं खोलूंगा, पर देखो मैंने यह वादा तोड़ दिया। मुझे हर पल अपने मृत्यु नजदीक आती दिखाई दे रही थी, इसीलिए मैंने सोचा मरने से पहले तुम्हारा यह बॉक्स खोलकर तो देख लूं कि इसमें क्या है। इसीलिए मैंने तुम्हारी अमानत को तुम्हारे बिना अनुमति के ही खोल लिया। तो क्या तो क्या तुम्हें पता चल गया कि मैंने तुम्हें हमेशा से कितना प्यार किया है? अविनाश, तुम शुरू से ही मेरे लिए मेरे प्यार रहे हो। तुम ही तो मेरे देवता रहे हो। हाँ, तुम्हारी उसी चिट्ठी और उसी गुलाब के फूल तथा तुम्हारी उसी प्यारी गुड़िया के कारण मेरे मन में अब दोबारा जीने की ललक जाग उठी है। इस घटना को आज लगभग 8 दिन हो गए हैं। तभी से अब मैं फिर से जीना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मरना चाहता। कांपते हुए विनाश ने आगे कहा, अनुजा, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, बहुत लंबा, बहुत दिनों तक जीना चाहता हूँ। अविनाश ने अनुजा की मदद से बिस्तर छोड़ा और खड़े होकर एल्यूमिनियम की कुंडी टूटी संदूकची उठाकर अनुजा के हाथों में सौंप दी और बोले, मैं तुम्हारी यह एल्यूमिनियम की संदूकची तुम्हें वापस दे दूंगा, पर तुम्हारी यह गुड़िया और जो गुलाब का फूल तुमने मेरे लिए रखा था तथा तुम्हारा वह पत्र जो तुमने मेरे लिए रखा था, बस यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यह मेरी है, जिसे मैंने माँ भगवती के चरणों में संभाल कर रखा है। मेरा विश्वास करो अनुजा, मैं जितना प्यार तुम्हें बचपन से ही करता रहा हूँ उससे भी कहीं हजारों गुना ज्यादा प्यार तुम्हारे लिए आज भी मेरे मन में है। और मेरी आत्मा आज भी यह महसूस करती है कि जितना प्यार मैं तुम्हें करता हूँ उससे कहीं ज्यादा प्यार तो तुम मुझसे करती रही हो। अनुजा कुछ नहीं बोली, बस उसकी बाहें दोबारा अविनाश के चारों ओर लिपट गई और एक बार फिर आंखें बंद करके उसने अविनाश को अपने गले से लगा लिया। दरवाजे के पीछे खड़ी नौकरानी उन दोनों का आत्मिक प्यार देखकर भाव विभोर होकर अपनी आंखें नम करके खड़ी थी। उसे इस प्यार में दूर दूर तक वासना का एक अंश भी नहीं नजर आ रहा था। अविनाश की मम्मी पूजा करने के लिए पास के मंदिर में गई थी और अब उनके मंदिर से वापस लौटकर अपने आने का समय हो गया था। अनुजा अविनाश के बिस्तर पर ही बैठी हुई थी और अविनाश के सिर को अपने हाथों से सहला रही थी कि तभी पूजा खत्म करके अविनाश की माताजी ऊपर फ्लैट में आ गई। उन्हें एक अजनबी महिला को अविनाश के पास बैठे देखकर पहले थोड़ा अचरज हुआ, पर जब गौर से उन्होंने देखा कि उन्हें कोई संदेह नहीं रहा कि यह अनुजा ही है। वह पूजा की थाली लेकर प्रसाद लेकर अविनाश के पास गई। उन्होंने अविनाश और अनुजा को प्रसाद दिया। अनुजा ने माँ के पैर छुए। खुश रहो बेटी, आजकल क्या कर रही हो और यहाँ कैसे? तुम तो 10वीं के बाद गांव से गई तो ऐसी गई कि तुम्हारा पता ही नहीं चला। कहते हुए उन्होंने अनुजा को गले से लगा लिया। अनुजा उन्हें सिर्फ इतना ही बताया कि 10वीं पास करने के बाद वह नाना जी के साथ आगरा चली गई थी और वहीं पर उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की और अब एम्स में नौकरी कर रही है। पर वह एकाएक हमेशा के लिए गाँव से क्यों चली गई थी, यह कारण उसने मम्मी को नहीं बताया। और बेटी, सुना था तुम्हारा विवाह हो गया है? माँ ने पूछा। हाँ माँ, मेरा विवाह भी हो गया था और मेरे पति एक दुर्घटना में मारे भी गए। कहते हुए अनुजा की सोनी सी आंखों में आंसू भर आए। अविनाश की मम्मी, क्योंकि अनुजा की कक्षा 10 में उसकी अपने बेटे को लिखी हुई वह चिट्ठी पढ़ चुकी थी जिसमें अनुजा ने अविनाश के प्रति अपने असीम प्रेम का वर्णन लिखा था, इसीलिए उन्हें अनुजा के विधवा हो जाने से कुछ दुख हुआ, पर एक संतोष का भी अनुभव हुआ कि यदि आवश्यक होगा तो शायद अविनाश अनुजा से विवाह कर ले। यही सोचकर उनके मन में एक अंतर्द्वंद शुरू हो गया। उन्हें एक खानदानी बहू लाने का बहुत अरमान था और कहाँ यह विजातीय विधवा जो उनके बेटे के लिए बहुत ज्यादा प्यारी थी, उसका जीवन में आना उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि अनुजा के आने पर वह खुश हो या दुखी। अनुजा का साथ उनके बेटे के लिए जीवनदायी था, पर अविनाश के पापा इस बात को शायद कभी स्वीकार नहीं करते। यही अंतर्द्वंद उनके हृदय बहते जा रहा था। अविनाश की माँ ने अपने दिल की बात सुनते हुए कि उनके बेटे के लिए अनुजा ही सर्वश्रेष्ठ रहेगी, उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे सांत्वना दी। अनुजा ने मम्मी से अविनाश के इलाज के सारे पेपर्स मांगे और उन्हें ध्यान से देखा। अविनाश के कैंसर की केस हिस्ट्री देखकर उसने मम्मी से कहा, मम्मी, यदि आप उचित समझें तो मेरी यही राय है कि हमें तुरंत ही अविनाश को लेकर एम्स हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। एम्स में क्योंकि मैं काम भी करती हूँ, इसी कारण मेरे डॉक्टरों से अच्छे परिचय हैं।
अविनाश का वहां पर पूरा इलाज हो सकता है तथा वह कैंसर मुक्त भी हो सकते हैं। अविनाश की मम्मी ने कहा, इच्छा तो मेरी भी यही है, पर मैं एक बार अविनाश के बाबूजी से पूछ लेती हूँ। अविनाश के बाबूजी से मम्मी जी ने फोन पर बात कर ली। अविनाश के बाबूजी ने अपने बेटे के हित में सहर्ष एम्स दिल्ली में इलाज की स्वीकृति दे दी। कोलकाता में अनुजा ने सबसे पहले उस हॉस्पिटल में जहां अविनाश का इलाज चल रहा था जाकर डॉक्टर से अविनाश के केस के बारे में पूरी जानकारी ले ली और कुछ और रिपोर्ट भी जो हॉस्पिटल में ही थी उन्हें भी उसने ले लिया। सारे सामान के साथ अनुजा और अविनाश वापस घर आ गए। सभी आवश्यक सामान अपने साथ लेकर अनुजा अविनाश और उनकी मम्मी को लेकर फ्लाइट से दिल्ली वापस आ गई। अगले दिन सुबह अनुजा अविनाश और उनकी मम्मी को लेकर एम्स हॉस्पिटल के कैंसर विभाग में पहुंची। उसने डॉक्टर को सारे कागजात और सारी रिपोर्ट दिखाई। डॉक्टर ने बताया कि इनका कैंसर वाले आंत का हिस्सा तो ऑपरेशन में निकाल कर बाहर कर दिया गया है, पर शायद यह हिम्मत हार चुके हैं, इसी कारण इन पर इलाज का असर नहीं हो रहा है। अभी इनकी दवाई बदल देते हैं और इनको प्रतिदिन घूमने जाना चाहिए, ठीक से खाना खाना चाहिए और किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि यह समय से सोएंगे और जागेंगे तथा दवाइयाँ नियमित लेते रहेंगे तो निश्चित तौर पर इनकी रिकवरी के पूरे चांस हैं। अविनाश ने कहा, डॉक्टर, पहले मेरी जीने की इच्छा नहीं थी, पर अब मैं जीना चाहता हूँ, बहुत जीना चाहता हूँ। बस आप मेरा इलाज कीजिए और बाकी मुझसे जो भी बन सकेगा मैं अवश्य करूँगा। अनुजा डॉक्टर की बात सुनकर बहुत खुश हुई। हालांकि वह खुद भी डॉक्टर थी, पर फिर भी अविनाश जैसा मरीज जो उसका सब कुछ था, उसके इलाज की बारी आने पर वह बहुत अधिक अधीर हो गई थी। अब अविनाश का इलाज एम्स में ही शुरू हो गया। अविनाश अब नियमित तौर पर दवाएं खाते हैं, फलों का रस पीते और सबसे ज्यादा बड़ी बात उन्हें अनुजा की देखरेख में रहने को मिल रहा है, जो उसे कठिन अनुशासन में रखकर डॉक्टर द्वारा बताई गई सारी प्रक्रियाओं का पालन कर रही है। अविनाश की हालत में जितना सुधार इलाज और दवाइयों से आ रहा था, उससे कहीं गुना ज्यादा अनुजा की उपस्थिति से, उसके स्नेह से और उसके प्यार से आ रहा था। अनुजा की उपस्थिति मात्र ने उसने स्नेह भरे स्पर्श और उसकी बातों ने अविनाश के मन को एक नई ऊर्जा से भर दिया था। अविनाश की हालत में दिनों दिन सुधार आता जा रहा था। अविनाश की माँ यह बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि उनके बेटे के प्राणों को वापस लाने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अनुजा का ही हाथ है। अनुजा अविनाश की सेवा में बिल्कुल वैसे ही लग गई थी जैसे वह अविनाश की कोई अपनी बहन या पत्नी हो। दिनों दिन अविनाश की हालत में सुधार आता जा रहा था। तभी अविनाश का एक और रूटीन टेस्ट हुआ और उस टेस्ट की रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि अविनाश का कैंसर अब आमाशय में होना शुरू हो रहा है। अनुजा जानती थी कि यदि कैंसर एक बार दोबारा शरीर में आ जाए तो फिर मरीज के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अनुजा ने एम्स के डॉक्टर जो कि अविनाश का कैंसर का इलाज कर रहे थे से कहकर अविनाश को अमेरिका के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बात कर ली। अनुजा ने अपने पास जो भी पैसा था बैंक से सारा पैसा निकाल लिया, पर वह पैसा इतना नहीं था जिससे अमेरिका जैसी जगह में अविनाश का कैंसर का इलाज करवाया जा सके। उसने अविनाश की मम्मी से कहा, मम्मी, अविनाश को अभी तुरंत ही अमेरिका इलाज के लिए ले जाना पड़ेगा। अविनाश की बीमारी अब दोबारा से उसके शरीर में फैलने लगी है। इसका एक स्पेशल इलाज अमेरिका के एक बड़े अस्पताल में संभव है। मेरे पास जो भी पैसा था वह मैंने एक एक पाई निकाल लिया है और तब भी और पैसा लगेगा। आप पापा जी से कहकर पैसे का इंतज़ाम करवा दो तो मैं अविनाश को लेकर 1-2 दिन में ही अमेरिका निकल जाऊं। अनुजा ने अविनाश की मम्मी को बताया, वहाँ खर्च बहुत है, इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि आप यहीं रुकें। मैं अविनाश का इलाज पूरा करवा कर वापस आपको यहीं मिलूंगी। अविनाश की तबीयत दोबारा खराब हो गई है। यह सुनकर अम्मा जी बहुत घबरा गई। उन्होंने अविनाश के पापा को फ़ोन करके अपने घर में जो भी पैसा था उसे बैंक में ट्रांसफ़र करवा लिया। इलाज के लिए अनुजा और अविनाश को तुरंत अमेरिका का वीज़ा मिल गया और अगले 2 दिनों में अविनाश को लेकर अनुजा अमेरिका के फ्रैंकफर्ट हॉस्पिटल में पहुंच गई। क्योंकि एम्स के डॉक्टरों ने वहां के डॉक्टर से पहले ही बात कर ली थी, इस कारण वहां पहुंचते ही अविनाश का स्टेम सेल थेरेपी पद्धति से इलाज शुरू हो गया।
डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने के बाद अनुजा को बताया कि अविनाश की रीढ़ की हड्डी का बोन मैरो खराब हो गया है और वह शरीर को किसी भी अंग में कैंसर सेल बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसीलिए अविनाश की रीढ़ की हड्डी के अंदर का बोन मैरो बदलना बहुत ज़रूरी हो गया है। उसी बोन मैरो के कारण कैंसर की नई कोशिकाएं बन रही थी। अमेरिका में बोन मैरो का इंतज़ाम करना एक बहुत ही कठिन बात थी। बोन मैरो को कोई इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। अविनाश की जान बचाने के लिए और बीमारी को शरीर से निकालने के लिए यह बहुत ज़रूरी था कि बोन मैरो ट्रांसफ़र जल्दी से जल्दी कर दिया जाए। अनुजा ने 2 पल सोचा और अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, आप मेरा बोन मैरो निकाल लीजिए और उसे अविनाश के शरीर में डाल दीजिए। डॉक्टर ने हैरत से अनुजा की तरफ देखते हुए कहा, आप डॉक्टर हैं, आप जानती हैं कि बोन मैरो निकालना कितना तकलीफदेह है और आप यह भी जानती हैं कि ज़रा सी असावधानी में आप या तो उम्र भर के लिए अपाहिज हो जाएंगी या फिर आपकी मौत भी हो सकती है। फिर भी आप अपना बोन मैरो देने के लिए तैयार हैं? अनुजा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हाँ मैं सब जानती हूँ डॉक्टर, पर मेरे लिए मेरी जान से भी अधिक अविनाश की रिकवरी है। यदि अविनाश मेरी जान की कीमत पर भी निरोग हो सकते हैं तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अनुजा ने ऑपरेशन की अंडरटेकिंग पर अपने दरखास्त कर दिए और बोन मैरो निकालने के लिए ऑपरेशन थिएटर में चली गई। बोन मैरो निकालने की अत्यंत कष्टदायी प्रक्रिया से होकर गुजरने के बाद बोन मैरो में स्टेम सेल लगाकर डॉक्टरों ने अविनाश का बोन मैरो ट्रांसफ़र कर दिया। ऑपरेशन के बाद अनुजा हफ्ता भर तक हॉस्पिटल में ही भर्ती रही और फिर उसे रिलीव कर दिया गया। हॉस्पिटल से रिलीव होकर वह अविनाश की देखरेख में फिर से जी जान से जुट गई। अब डॉक्टरों ने नई विधि से अविनाश का इलाज शुरू कर दिया। अविनाश के शरीर में जो कैंसर कोशिकाओं का निर्माण शुरू हो गया था उन्हें नष्ट कर दिया गया और नई कैंसर कोशिकाओं का निर्माण दवाओं के द्वारा रोक दिया गया। 25 दिन के इलाज के बाद अविनाश अब स्वस्थ होने लगे थे, पर उनकी देखरेख करके और अपना बोन मैरो देने के बाद अनुजा का स्वास्थ्य अब बिगड़ने लगा था। उसके शरीर में कम ताकत बची थी। डॉक्टर ने इलाज के बाद अविनाश को अपने घर जाने की अनुमति दे दी। अविनाश और अनुजा इलाज कराने के बाद वापस एम्स दिल्ली आ गए। फ्लाइट में ही अनुजा की स्थिति खराब हो रही थी, पर वह अविनाश की जिम्मेदारी के कारण किसी तरीके से अपने ऊपर नियंत्रण करके अपनी सीट पर ही बैठी थी। एम्स आते ही उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। अनुजा को स्वस्थ होने में लगभग 7 दिन और लग गए। 8वें दिन जब अनुजा का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हुआ तो डॉक्टर ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। 7 दिनों में अविनाश और उसकी मां ने लगातार अनुजा की देखरेख की और अविनाश की मां अनुजा के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रतिदिन मंदिर में ईश्वर से प्रार्थना करती रही। अविनाश अब अपनी बीमारी के बारे में भूल गए थे और उनके सामने उनकी खातिर बीमार पड़ी हुई अनुजा की देखरेख में ही उनका कर्तव्य बन गया। बीमार पड़ी अनुजा अविनाश की आंखों में अपने लिए चिंता देखकर अपने सारे दुख भूल जाती थी। उसे बीमारी से ज़्यादा इस बात का नाज था कि उसका अविनाश उसके खातिर दीवानों की तरह उसके ही आसपास लगातार बना हुआ था। अविनाश अब एकदम ठीक हो चुके थे, सिर्फ थोड़ी कमज़ोरी थी जो 2-3 महीनों में बिल्कुल ठीक हो जानी थी। अनुजा भी अब स्वस्थ हो गई थी। अविनाश का मन लगातार अनुजा के साथ रहने को ही करता था। अविनाश की मां यही चाहती थी, पर अनुजा का विधवा होना उन्हें अपने बेटे के लिए विवाह के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा लगता था। उनके मन में यही दुविधा थी कि अविनाश के पापा इस संबंध को किसी भी स्थिति में पसंद नहीं करेंगे और दूसरी चिंता होना यह थी कि अनुजा क्योंकि अब विधवा है, वह अविनाश के साथ विवाह करना भी चाहेगी या नहीं। अविनाश अनुजा से अलग होने के विचार मात्र से ही कांप जाते थे, पर उनके निर्बल मन ने उन्हें अपने दिल की बात जुबां पर लाने की इसीलिए अनुमति नहीं दी थी कि अनुजा का पहले ही कहीं और विवाह हो चुका था और विधवा होने के बाद सामाजिक कारणों से शायद वह उनके साथ पत्नी बनकर रहना पसंद ना करें। वह सब बातें अपनी जुबान पर लाकर अनुजा को लज्जित नहीं करना चाहते थे। अनुजा भी विधवा हो जाने के बाद भी अविनाश के लिए अपने प्राण उत्सर्ग तक करने के लिए तत्पर थी, पर उसके मन में यह संकोच था कि एक विधवा से अविनाश और उसकी मां किसी भी तरीके से शायद विवाह की बात स्वीकार ना करें। इसी युवापो में वह कभी भी अपने दिल की बात अविनाश से नहीं कह पाई थी।
क्योंकि अविनाश अब ठीक हो चुके थे। इससे अधिक अब दिल्ली रुकने का कोई अर्थ नहीं था। इसीलिए अविनाश की मम्मी ने अनुजा से अविनाश को घर ले जाने के लिए इजाज़त मांगी। सूनी आंखों से अविनाश की ओर देखते हुए अनुजा ने उनके दोनों के कोलकाता जाने की फ्लाइट के टिकट बुक कर दिए। अविनाश की आंखों में अनुजा को छोड़कर जाने के नाम पर फिर से एक वीरानियत सी भर गई और उनका जीवन कमल निस्तेज सा होने लगा, जिसे वह चाहकर भी अनुजा से कह ना सके। अविनाश की माताजी अब हालात को ठीक से समझ रही थी। उन्हें इस बात का एहसास था कि वह अनुजा ही थी जिसने अपनी सारी जमा पूंजी अविनाश के इलाज पर खर्च कर दी थी, तथा जब उसके इलाज के लिए बोन मैरो की ज़रूरत थी तो उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने बोन मैरो अविनाश को दे दिया था। उसी के फलस्वरूप उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और वह अस्पताल में भर्ती भी रही थी। अनमने मन से अपना बैग लेकर जब वह टैक्सी में बैठने लगी तो सकुचाते हुए उन्होंने अनुजा के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर पूछा, अनुजा, मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? अविनाश को यह जो नया जीवन मिला है वह तुम्हारे ही कारण है। इसके शरीर में भी तुम्हारा ही बोन मैरो दौड़ रहा है। क्या तुम मेरे बेटे से विवाह करोगी? जिस चीज को सुनने के लिए अनुजा इतने बरसों से बेकरार थी, ईश्वर ने आज उसे अचानक ही मेहरबान होकर उसकी गोद में डाल दिया था। अनुजा भाव विभोर होकर सन्न सी रह गई। अनुजा की आंखों से आंसू लुढ़क गए और उसका सिर अपने आप ही अविनाश की मम्मी के कंधे पर झुक गया। हर्षातिरेक में अविनाश की मम्मी ने प्यार से कसकर अनुजा को अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे पर चुंबन अंकित करते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद अनुजा, वह हर चीज़ के लिए जो तुमने मेरे बेटी के लिए शुरू से अब तक की है। मेरे बेटे को या यूं ही बहुत बहुत प्यार करते रहना और उसे संभाल कर रखना। अनुजा ने भरी आंखों से मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दी। अविनाश की मम्मी ने टैक्सी वाले को रुकने का बोला और अनुजा से कहा, अनुजा, जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। अब हमको अपने जीवन का एक भी पल और ख़राब नहीं करना चाहिए। चलो बहू, एक टिकट की और व्यवस्था एयरपोर्ट पर ही हो जाएगी। अब तुम्हें भी हमारे साथ अपने घर चलना पड़ेगा। इस दृश्य के साथ ही अविनाश की आंखों की वीरानियां दूर हो गई थी और उनमें फिर से उमंगों और बहारों के रंगीन सपने सजने लगे थे। अविनाश ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और कटी पतंग सी अनुजा उसकी बाहों में समा गई।